राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे पीएम मोदी और विपक्ष के उठाए मुद्दों पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री। राहुल के आरोपों पर भी पलटवार कर सकते हैं प्रधानमंत्री। हिंदू हिंसक बयान पर भी बोल सकते हैं पीएम। तस्वीरें सामने आ गई हैं एनडीए संसदीय दल की बैठक की। ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों को आज कई अहम मंत्र दिए हैं। आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से एजेंडा क्या रहेगा सदन के भीतर और किस तरह से अपनी बातों को रखना है, ये गुरु मंत्र दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एनडीए के सभी सांसदों को। ये मीटिंग अभी भी चल रही है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उस वक्त उनका किस तरह से स्वागत किया गया फूलमाला पहनाकर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आज 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जयशंकर गुप्ता जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर जो टिप्पणी की है उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो बीजेपी आरएसएस के लोगों के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए हिंदुओं का अपमान किया गया है, सदन के भीतर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं समीर, इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म या हिंदू के बारे में नहीं कहा। कहा कि जो लोग हिंदू होने का दावा करते हैं वो लोग लगातार 24 घंटे हिंसा नफरत की बात करते हैं। अगर आप पिछले चुनाव अभियान को देख लीजिए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की, जिस तरह से एक खास संप्रदाय को टारगेट करने की कोशिश की, वो और क्या है। और लगातार ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 10 वर्षों से लगातार इसी तरह की राजनीति चलती हुई आ रही है। तो अगर उस पर वो कहते हैं, अब जो लोग अपने को हिंदू धर्म का स्वत्वाधिकारी समझते हैं, ठेकेदार समझते हैं, तो एक अलग बात है। वो प्रधानमंत्री जी ने खड़ा होकर के कह दिया कि नहीं साहब, ये हिंदुत्व के बारे में, वो हिंदू के बारे में बोल रहे हैं। वो हिंदू के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जो हिंदू होने का दावा करते हैं और उसके बाद नफरत भरी बातें करते हैं समाज में, वो राहुल गांधी का उन पर प्रहार था। तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के इस वक्तव्य का क्या जवाब दे सकते हैं आज? अब ये तो प्रधानमंत्री जानेंगे क्या दे सकते हैं, या उनके जो करीबी लोग हैं वो बता सकते हैं क्या देंगे। लेकिन वो हाजिर जवाब हैं, हाजिर जवाबी उनकी काबिलियत का हिस्सा है, वो अपना जवाब दे सकते हैं। लेकिन रामकृपाल जी, क्या राहुल गांधी का ये एक बयान बीजेपी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए, प्रधानमंत्री के लिए एक अवसर नहीं है सदन के अंदर ताकि वो टारगेट कर सके? देखिए, हिंदू शब्द जो है या फिर ये जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल जो डोमेन है, इस पे बीजेपी हमेशा से एकाधिकार मान के चलती है, या माना जाता है, या कहा जाता है, या दावा किया जाता है। ऐसे में इस शब्द का जिस तरह से राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है, क्या ये एक बड़ा अवसर राहुल गांधी ने दिया है बीजेपी को? देखिए, मैंने कल पूरी डिबेट देखी और सुनी, घर में बैठ के देख रहा था। मेरा एक ही कहना है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उनको भी जनता ने प्रधानमंत्री के पद तक तो तीसरी बार पहुंचाया है। उनके भी अपने अधिकार हैं, लेकिन दायित्व है। लोकतंत्र में हमेशा 2 चीज़ें आपको दी जाती हैं, अधिकार और जिम्मेदारियां। राहुल गांधी को पहली बार वो विपक्ष के नेता बने हैं, उनको भी अधिकार है और जिम्मेदारियां दोनों हैं। और अब इस बार जो अलग रहा है, तीसरी जो 18वीं लोकसभा है, उसमें विपक्ष का नेता के रूप में राहुल गांधी, और पहले से भी राहुल गांधी से बहुत सारी अपेक्षाएं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो जब भी कुछ राहुल गांधी बोलेंगे तो देश और नरेंद्र मोदी बोलेंगे, दोनों की लोकतंत्र में एक जनता का ही फैसला सब कुछ होता है। अभी जयशंकर जी कह रहे थे एक बात में कि 15 साल, पिछले 10 सालों से एक वैमनस्य की राजनीति फैलाई जा रही है। देखिए, वो अपनी गंदी राजनीति लेकर के जनता के बीच गए
दूसरी अपनी अच्छी राजनीति लेके जनता के बीच गए। फैसला तो जनता करती है। उसी दिन 4 तारीख को एक फैसला जनता ने कर दिया। आपकी नीतियां उनको उसकी तुलना में एनडीए की नीतियां ज़्यादा ठीक दिखाई दी। उनको बहुमत दिया, आपको विपक्ष में बैठने का दिया। इस फैसले को तब तक मानिए जब तक जनता की अदालत से कोई दूसरा फैसला नहीं आता। और ये कहना कि हम जनता के लोकतंत्र के निर्णय को नहीं मानते, ये फासिज्म है। मैं बहुत साफ इस बात को कहता हूँ। जो इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि ये गलत है, फलाना है, तो मेरा ये कहना है कि आप जज नहीं हैं। ठीक, आप वकील हो सकते हैं, जज सिर्फ जनता है। दूसरी बात, मेरा एक निवेदन है, मैं बहुत जल्दी किसी चीज में भावुक या खुश या नाराज नहीं होता। मैं न सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं न विपक्ष की। एक बात हमेशा समझनी चाहिए, सड़क और संसद का एक फर्क है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताऊं। 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई, जिस तरह से वहां खुशियां मनाई गई, लोग नाचते फिले, आडवाणी जी भी थे और सब एक दूसरे को। आडवाणी जी ने कई मौकों पर कहा कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन संसद में जब वो खड़े हुए उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ और हमें इस पर, मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि दुख है। संसद के बाहर आप कुछ भी कहिए, सड़क और संसद का फर्क ये राहुल को भी समझना चाहिए और मोदी जी को भी समझना चाहिए। ठीक है, जनता देखती है और जनता 5 साल में निर्णय करती है, और जनता के उस निर्णय के ऊपर हम व्यक्तिगत अपना निर्णय न लादा करें कि क्या अच्छा है क्या ठीक है। बुरा आप है। एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं समीर चौगावकर जी, क्या इससे आप सहमत हैं? लोकतंत्र में जो जनादेश है, जो बहुमत है, वही असली मानक है क्या इस बात का कि सत्ता में जो पार्टी है उसके बयान भी सारे सही, उसकी सारी नीतियां भी सही, नहीं, या मैं इसके नहीं अलावा कह भी रहा हूं उसके बयान सही नीति। या इसके अलावा भी और कई बातें हैं जिनका उदाहरण राहुल गांधी की स्पीच में हमें नजर आया? देखिए, राहुल गांधी को विपक्ष के नेता जब अब बने हैं, वो 10 साल बाद वो पहली बार विपक्ष का नेता मिला है लोकसभा के अंदर, तो राहुल गांधी का ये अधिकार है कि वो अपनी बात विपक्ष के रूप में रख सकते हैं, सरकार को कटघरा में खड़े कर सकते हैं, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार के 10 साल के कार्यकाल पे वो टिप्पणी कर सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनका अधिकार है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जब ये कहते हैं तो राहुल गांधी को ये भी सोचना चाहिए कि वो किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। देखिए, संसदीय परंपरा रहती है, आप संसद के जो नियम बने उसके बाहर जाकर आप नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने कई मामलों में झूठ का जिक्र किया। उन्होंने वहां पर राष्ट्रीय सेवक संघ के बारे में जिस तरीके का जिक्र किया कि संघ हिंसा सिखाता है, संघ में नफरत सिखाई जाती है, मुझे लगता है मैं इस बात की कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं कि राहुल गांधी को इस चीजों से बचना चाहिए था। वो सरकार को घेर सकते हैं। उन्होंने अग्निवीर पे बात कहा, राजनाथ सिंह ने उसका जवाब दिया। उन्होंने एमएसपी पे कहा, उसका शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। वो सरकार की योजनाओं पे बोले, वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए बोले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी को जो आरोप लगाने थे, राहुल तथ्यों के साथ बात करते, आंकड़ों के साथ बात करते, तो मुझे लगता है कि राहुल की बात ज्यादा विश्वसनीय होती। लेकिन राहुल गांधी ने मुझे लगता है कई मामलों पर कल झूठ बोला, और जिस तरीके से ठीक है, तथ्यों को लेकर तो मतलब कांग्रेस का जो डीएनए रहा है कि भाई हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार एक अपमानजनक और आपत्तिजनक बात करो, मुझे लगता है राहुल गांधी ने उसी लाइन को लंबा करने की कल कोशिश की। ठीक है समीर जी, लेकिन तथ्यों को लेकर तो देश की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाना चाहती है, 2029 का चुनाव वो किस दिशा में लेकर जाएंगे, इसकी शुरुआत उन्होंने अपने पहले भाषण से कर दी है। तथ्यों को लेकर तो बीजेपी ने भी आरोप लगाए, लेकिन अब चूंकि जिस तरह का मैंडेट मिला है, निश्चित तौर पर राहुल गांधी शायद ये प्रयास कर रहे थे कि जो हिंदू वोट बैंक है उसकी क्रेडिबिलिटी जो बीजेपी के साथ जोड़ के देखी जाती है, उसको अपने भाषण के जरिए वो शायद इंडिकेट करना चाह रहे थे। तो राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का जिक्र किया, अग्निवीरों का जिक्र किया और उनके साथ किस तरह से नाइंसाफी हो रही है, इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जयशंकर गुप्ता जी। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया उससे तो अग्निवीर का परिवार भी नहीं कर रहा है। वो अग्निवीर जिसकी शहादत हुई, जो कि शहीद हुआ, वो खुद कह रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए टोटल हमें मिले, 50 लाख तकरीबन बीमा राशि, 50 लाख अनुग्रह राशि और 10 लाख राज्य सरकार से। तो ऐसे में राहुल गांधी ने क्या यहां पर असत्य बोला, खुद झूठ बोला अग्निवीर को लेकर? नहीं, अगर राहुल गांधी के भाषण को आप टोटलिटी में समझना चाहें तो मेरे ख्याल से भारत सरकार को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या अग्निवीर को पेंशन मिलती है,
क्या अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिया जाता है? ये भी बात कही थी ना राहुल गांधी ने, बिल्कुल कही थी। उनको शहीद नहीं मानते हैं। हाँ। तो रक्षा मंत्री जी को वहीं पे खड़ा होकर के बताना चाहिए था कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन कॉम्पनसेशन को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया अलग है। देखिए, उस पर रक्षा मंत्री ने उठ के फौरन इसका खंडन किया। कंपनसेशन पे जवाब दिया उन्होंने, जी। लेकिन पेंशन पे या शहीद के दर्जे पे नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हम पेंशन देंगे अग्निवीर को, जैसे सबको देते हैं उसे उनको भी देंगे, या उनको शहीद का दर्जा देंगे, ये नहीं कहा रक्षा मंत्री ने। दूसरी बात, एक बात समीर में कहना चाहता हूँ, रामकृपाल जी हमारे बड़े भाई हैं, वो जनादेश समझा रहे थे। जनादेश ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों से घट करके 240 पे आ गई, ये भी जनादेश है। और जनादेश देने वालों में हिंदू भी उतने ही हैं जितना अन्य धर्मों के लोग हैं। तो क्या उनको आप हिंदू नहीं मानेंगे? हिंदुत्व का ठेका किसने दिया है? आरएसएस को, या भारतीय जनता पार्टी को, या मोदी जी को, या अमित शाह, या किसी और को? जिस ढंग से चुनाव में भाषण किए गए, मंगलसूत्र से लेकर के मुजरा और मछली और मांस और क्या क्या मटन, ये सारी बातें जो कही गई, और कहा गया कि छीन करके उनको दे देंगे संसाधन, उनको दे देंगे जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। मतलब ये नफरत की बात नहीं थी, और क्या बात थी? उसकी सज़ा आपको दी है लोगों ने, पूरी सज़ा नहीं दी है, लेकिन सजा दी है। हो सकता है कि अगले चुनाव में या अगले और चुनाव जो आते जाएंगे उसमें और बदलेगा वो माहौल, क्योंकि आप 350 सीटों पर थे श्रीमान। ठीक है, एक सरकार रामकृपाल जी और क्या आप 290 क्या पे आ कहना गए चाहेंगे हैं। आप? जयशंकर जी, 1992 से लेकर के आज तक कौन सी पार्टी इस देश में ऐसी थी जो 240 सीट लेके आई हो? आप ये बताइए, 1992 से आज तक 240 किस पार्टी की सीट थी? आपको याद है कुछ? इसका मतलब 1992 से लेकर के आज तक जो पार्टियां चल रही थी वो इससे भी बदतर थी। नहीं, देखिए 303 से घटकर 240 आना, अगर आप उसको विजय मानते हैं, नहीं, आप बिल्कुल मान सकते हैं। मेरा सुनिए, अभी आपने एक बात कही, टोटलिटी शब्द कहा। देखिए, दोनों पक्षों का देखिए, टोटलिटी में हिंदुस्तान में गए थे। अब हिंदुस्तान की जो वर्डिक्ट आई है, क्या आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो इलीगल है? आप 99 सीट आपकी है कांग्रेस की, और सारा मिल करके भी बीजेपी के बराबर नहीं है। नहीं सर, लेकिन जनादेश ही क्या मानक है कि नहीं? रामकृपाल जी, जिस बात का जिक्र हुआ, जनादेश ही क्या मानक है कि नहीं इन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया क्योंकि जिस सत्ता में वापस आ गए? नहीं समीर जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कुछ गलत नहीं किया जी। मैं सिर्फ एक बात को कह रहा हूं, जो लोग इस बात को जनमत का फैसला मानिए, फैसला हो गया, नीतियों पर खूब अटैक कीजिए, लेकिन नीतियों विपक्ष का बनने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे हिंदू को इस तरह कहेंगे। क्या नहीं कहा, समीर जी, लेकिन जो हिंदू ठीक है, कहते हैं, ठीक है, मतलब क्या है? लेकिन हम हिंदू हूं मैं, इसका मतलब मैं हिंसक हूं? मैं भी हिंदू हूँ, तो फिर क्यों कह रहा हूं आदमी? मैं नफरत की बात नहीं करता। नो क्या होता है? गलत आप गलत बोल रहे हैं। उसमें पूछिए, ये कोई बात है क्या? अगर वो बीजेपी के लिए कह रहे होते, बीजेपी तब मैं मानता। दिखाकर कहा कि आप लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। मत कीजिए हिंदुत्व। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत बात। ठीक है, नहीं, ये रामकृपाल जी, लेकिन सदन में ही राहुल गांधी ने ये कहा ना कि वो बीजेपी और आरएसएस के लिए कह रहे हैं। राहुल गांधी को सुनेंगे? अच्छा, लेकिन सचिन जी, सचिन चौगाकर जी, ये जो मेरिट पर है, मेरिट ये पर लिखा हुआ है साफ जो है भाषण है, शिव का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा नफरत जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, आप हिंदू हो ही नहीं सकते। ये भाषण में है, वही पे बोला। जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, ये है। हाँ, तो क्या लोग मतलब दिखा करके कहा? बीजेपी के अलावा इस देश में कोई हिंदू नहीं कहता आपने? बीजेपी के बारे में कहा जी नहीं, आरएसएस के बारे में कहा। जबरदस्ती? अरे जबरदस्ती क्या होता है? ऐसा भाषण नहीं संसद में देना चाहिए जिसको लेकर के स्पष्टीकरण पार्टी को देना पड़े। ऐसे मेरा ये कहना है सिर्फ, अगर वो कहते हैं कि बीजेपी के लिए, देखिए राहुल जी कई जगह पे इस तरह की बात मत कीजिए। वो क्या करते हैं, बनारस में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा, एक उसमें एमएसपी एमआरपी का फर्क नहीं। मेरा इतना ही कहना है कि जब आप संसद में जा रहे हैं तो बहुत नाप तोल के बोलिए। आप जनरलाइज कमेंट मत कीजिए। जनरलाइज कमेंट मतलब जनता का। आप बीजेपी को जितना कोसना हो, नीतियों की जितनी आलोचना आपको करनी हो, आपको हक है, लेकिन कहीं आपके मुंह से ये ना लगे कि आप, अब जैसे वो कह रहे थे सरकार की आप आलोचना करते हैं, सरकार में इम्प्लाइड है कि मोदी जी
उसमें है, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि अब सरकार उसको नहीं कहेगी। ठीक है, फिर अलग से बोले मोदी ठीक है। हालांकि जो अग्निवीर का एक प्रश्न था वो रह गया, हम वापस उस पर आएंगे एक बार फिर से। और देखिए, किसानों के मुद्दे पर भी राहुल सरकार पर बड़े आरोप लगाते नजर आए सदन के अंदर अपने भाषण के दौरान। आइए सुनते हैं सर। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए, हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, सच है। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। किसान ने ये कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। किसानों का मुद्दा राहुल गांधी ने कैसे उठाया आपने देखा, और एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। तो जो बिजनेस है राज्यसभा लोकसभा का एक सीमित है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा ही था और ओथ एंड एफर्मेशन का ही था, तो उसका हाईलाइट किया गया और मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीज को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं। बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। दूसरे जो हमारे एमपीज का जो आचरण है, हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन दिया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर एक एमपी अपने अपने क्षेत्र का विषय को बहुत ही प्रभावी ढंग से सदन में रखना चाहिए और रूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक देश का और भी कोई बड़ा विषय हो जिसमें रुचि है, सांसद होने के नाते अपने अपने रुचि होते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। कोई एमपी पानी के विषय में, कोई एमपी पर्यावरण के विषय में, कोई एमपी सामाजिक क्षेत्र में, अलग अलग रुचि होता है, तो उसमें एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। और सारे एनडीए के सांसदों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि हम सदन का नियम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है और एक अच्छा सांसद बनने के लिए जो आचरण की आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से अपनाएं और हम नियम के साथ और पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, उसी के साथ पेश आना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन रही है, मैं मानता हूं कि हर एक एमपी को, खास करके जो पहले बार चुन के आए हैं, ऐसे सांसदों के लिए बहुत अच्छा मंत्र दिया है और प्रधानमंत्री जी के बात को सुन करके एक अच्छा प्रभावी सांसद बनने में पूरा आगे मौका मिलेगा और इसी मंत्र के साथ हम सब चलेंगे, ये हमने तय किया है। और एनडीए का कोऑर्डिनेशन, फ्लोर कोऑर्डिनेशन, एकजुट में काम करने का बहुत अच्छा स्वरूप आज देखने को मिला है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि
हमारे पहले एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में आ करके हम सबको मार्गदर्शन दिया और सारे एनडीए के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबने 100% नेता सहित सारे सदस्य ने आज के पहली एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी बैठक में सम्मिलित किया। और पीएम साहब ने और एक बहुत महत्वपूर्ण आग्रह किया है, हर एक एमपी को अपने परिवार सहित प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं जो मुख्य बात क्या है, प्रधानमंत्री संग्रहालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज के वर्तमान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का पूरा जो जर्नी है उसको बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। उसमें कोई राजनीति, कोई एजेंडा नहीं है। अपने अपने कार्यकाल में हर प्रधानमंत्री ने देश को आगे ले जाने के लिए योगदान दिया है, उसको जिक्र किया गया है पूरे प्रधानमंत्री के संग्रहालय में। तो इसमें चाहे वो पहले, क्योंकि मोदी जी के आने से पहले कई प्रधानमंत्रियों का। तो सुन रहे थे आप संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को, जो कि संसदीय दल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सांसदों को क्या कहा उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और देखिए, हम बात कर रहे थे राहुल गांधी के भाषण की सदन के अंदर, तो नीट को राहुल ने कमर्शियल एग्जाम बता दिया अपने भाषण में। समीर चौगावकर जी, सवाल ये, अगर इस पूरी लिस्ट को देख ले जो बड़े मुद्दे हैं राहुल गांधी ने उठाए, तो उन्होंने हिंदू धर्म के मसले पर भी बयान दिया, जिसमें एक चीज ये भी नजर आती है कि बड़े लंबे समय से राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर अपने आप को एक बड़ा हिंदू साबित करने की भी कोशिश करते रहे हैं। क्या ये मुद्दा बीजेपी उठा सकती है, प्रधानमंत्री उठा सकते हैं? नीट का मामला है, तो नीट के मामले में लेकर जो कार्रवाई हुई है, क्या वो सरकार के लिए डिफेंस हो सकता है? अग्निवीर की जो पॉलिसी थी उसके जो फायदे सरकार ने गिनाए, क्या वो प्रधानमंत्री के बयानों में शामिल हो सकता है? इस इन टोटलिटी आप क्या देखते हैं? ये जो आरोप है, इसका डिफेंस क्या है प्राइम मिनिस्टर के पास? देखिए, मुझे लगता है कि अग्निवीर को लेकर सरकार जरूर एक रक्षा और किसानों का मुद्दा भी बिल्कुल। मुझे लगता है, देखिए, अग्निवीर का जहां तक मामला है, मुझे लगता है सरकार एक रक्षापद मामले में अब राष्ट्रपति का अभिभाषण देखेंगे तो उसमें अग्निवीर का जिक्र नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अग्निवीर को लेकर सरकार पुनर्विचार कर रही होगी इस मामले को लेकर। और जहां तक नीट का मामला है, निश्चित रूप से एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी हुई जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, और यह सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी का सबब रहा है। राहुल गांधी ने जो कहा है इस मामले में, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने अभी नीट पर कोई बयान दिया नहीं है। आज मुझे लगता है कि जब वो संसद में अपना संबोधन देंगे तो नीट पे जरूर बात करेंगे। राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी। मुझे लग रहा है उसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री करेंगे। किसान जरूर एक मामला ऐसा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संसद में भी अंदर एक जवाब देना मुश्किल रहा, और सड़क पर भी किसानों का संघर्ष जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण रहा। और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने में किसानों का एक बड़ा वर्ग रहा है। देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट नहीं मिल पाई, हरियाणा के अंदर 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, जहां किसानों का एक बड़ा आंदोलन रहा है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि किसानों का जो आंदोलन रहा है और किसानों से जुड़े हुए लोग रहे, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। तो ये चीजें रही है जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनकी जो रणनीति थी वो फेल हुई है। जब किसानों का मामला हो, या मणिपुर को लेकर मामला हो, या अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से माहौल बना और युवाओं ने जिस तरीके से आक्रोश दिया था, मुझे लग रहा है कि कोई सरकार कोई डिसीजन लेती है या कोई योजना लेकर आती है तो उसकी मंशा जरूर अच्छी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो योजना पूरी तरीके से सफल हो। सरकार उसकी योजना करती है, असफल होती है, लेकिन राहुल गांधी, सचिन जी, लेकिन राहुल गांधी इन सभी आरोपों को लेकर काफी आक्रामक दिखे। क्या प्रधानमंत्री की तरफ से इन आरोपों का सिर्फ उत्तर आएगा, या फिर वो जो आक्रामक तेवर था राहुल गांधी का, उसका भी कोई काउंटर हम देख सकते हैं? अमूमन हमने देखा है प्रधानमंत्री को सदन में बहुत ही एग्रेसिवली काउंटर करते हुए। निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री की एक अपनी शैली है भाषण देने की और उद्बोधन करने की, चाहे वो चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बोले, संसद के अंदर बोले। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताता है कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाते और घेरते हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी ने जिस तरीके से शुरुआत करी है कल, और जिस तरीके से हिंदुत्व पे बोला है, किसानों पर बोला है, अग्निवीर पर बोला है, नीट पर बोला है, बाकी अन्य मामलों को लेकर बोला है, इश्यू को लेकर बोला है, तो प्रधानमंत्री मोदी तो खुद वाराणसी से आते हैं, वहां के सांसद है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री आज सिलसिलेवार उस बात का जवाब देंगे, और आज पूरे देश की नजर होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही बात है, पूरे देश की नजरें होंगी कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। कुल 20 मुद्दों पर बुरी तरह से घेरते हुए नजर आए थे कल राहुल गांधी सरकार को। आज पीएम मोदी के जवाब का दिन है। जयशंकर जी, लेकिन एक बात जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्या देश के संसदीय इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा को रोककर
अगर कोई बड़ा मुद्दा देश के समक्ष आया है तो उस पर चर्चा कराई गई हो, क्योंकि इसका जिक्र बार बार राहुल गांधी की तरफ से किया गया कि फिलहाल इस चर्चा को रोककर नीट का मुद्दा बहुत अहम है, लाखों छात्रों का दर्द इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, कई बार इस तरह के प्रस्ताव आते हैं, उसको स्थगन प्रस्ताव कहते हैं, काम रोको प्रस्ताव करते हैं जी। कोई अगर बहस किसी बात पे चल रही है, कुछ बात हो रही है, तो उसको टाल करके जो बहुत अहम मसले आ जाते हैं उसको लेकर के लोगों की मांग होती है, चाहे विपक्ष में कोई भी रहा हो। आज कांग्रेस है, पहले भारतीय जनता पार्टी थी, भाजपा ने भी कई बार कई विषयों पर काम रोको प्रस्ताव लाया, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, और उस पर फिर बाद में सहमति बनी। सहमति बनने के बाद उसमें भी होता है कि किस नियम के तहत चर्चा कराई जाए। एक नियम के तहत ये होता है कि उस पर मतदान होता है, मत विभाजन होता है। एक होता है जिसमें मत विभाजन नहीं होता है, चर्चा होती है, सिर्फ चर्चा होती है। तो इसको लेकर के राजनीतिक दल अपना अपना काम करते हैं। विपक्ष की कोशिश होती है कि उस काम रोको प्रस्ताव के जरिए अपनी बात करे, अपनी सदन में अपना एक साबित करे, और सरकार चाहती है कि नहीं, जो चल रहा है उसको पहले चलने दिया जाए, फिर बाद में जब होगा तो देखा जाएगा। उसके लिए आप नोटिस, प्रॉपर नोटिस दीजिए, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। संसदीय इतिहास इस सब बातों से भरा हुआ है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी ने अगर कहा था उस दिन, हालांकि परिपाटी यही रही है कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है तो पहले उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर ही चर्चा होती है। उस दिन ठीक है, वो अपनी कुछ को लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सरकार इस मसले पर बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है? 5 साल में 70 पेपर लीक का जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया गया। एनटीए के कामकाज के पूरे तरीके पर, पूरे सिस्टम पर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। जल्दी से नीट का मामला जिस ढंग से हुआ है और जिस ढंग से उसमें बदलाव किया गया है जी, उसको देखते हुए जितने पेपर लीक्स हो रहे हैं, देखिए हमको तो ये लग रहा है, कई बार ये लगता है कि सरकार के पास नौकरियां नहीं हैं, विज्ञापन चले जाते हैं, पेपर हो जाता है, पेपर में कई बार पास भी हो जाते हैं लोग, उसी में से कोई जाकर मुकदमा कर देता है, पता लगा कि वो पूरी परीक्षा रद्द हो गई। तो इस तरह से भी चीज़ें चलती हैं। आप सोचिए, लाखों लाखों लोग एप्लीकेशन भरते हैं, जमा करते हैं, और उसके बाद उनका कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, अगर ये विषय है तो ये भी गहन जांच का विषय है, क्योंकि ये और संवेदनशील मामला हो जाता है। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट, एनडीए सांसदों की मीटिंग में बोले पीएम, चाय वाला फिर पीएम, इसकी छटपटाहट है। नेहरू के बाद कुछ रिमोट वाले पीएम, तीसरी बार जीत से उनको परेशानी है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। आनंद पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। आनंद, सांसदों को संबोधित करते हुए उनके साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें क्या कहीं, और जो बार बार ये बात आ रही है कि तीसरी बार जो चुने गए हैं प्रधानमंत्री, ये विपक्ष को पच नहीं रहा है, ये उनको हजम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, इस सत्र में एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक थी, और इस बैठक में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका माला पहना कर स्वागत किया गया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ तो किसी ज्यादातर सांसद इस बार जीत कर आए हैं, और एनडीए में सभा में सांसद जो पहली बार आए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा कि आप संसद को घूमिए, संसद की तमाम जो प्रक्रिया है उसको समझिए, जनता के जो काम है उसको समझिए, क्षेत्र की समस्या है उसको समझिए, और तमाम बातें जो नए सांसदों को उन्होंने संबोधित करते हुए बात कही। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी निशाना साधा, खासकर गांधी परिवार पे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहली बार है जब कोई पीएम या फिर कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू के समय में विपक्ष सिर्फ नाम मात्र का था, यानी विपक्ष मजबूत नहीं था। तो और आज जो विपक्ष इतना मजबूत है उसके बावजूद भी अगर तीसरी बार सत्ता में आए हैं तो ये विपक्ष की छटपटाहट बताता है। और उन्होंने सीधा गांधी परिवार के निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू के बाद भी कई पीएम हुए, कुछ सीधे पीएम हुए, कुछ को रिमोट से चलाया गया, लेकिन वो भी ये काम नहीं कर पाए कि लगातार तीसरी बार सत्ता में ला सके अपने दल को, अपनी पार्टी को। और उन लोगों को, यानी विपक्ष को भी यही छटपटाहट है जो सीधे दिख रही है कि कैसे एक चाय वाला यानी नरेंद्र मोदी कैसे लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन गए। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब आज आ सकता है क्या राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों का? क्योंकि मणिपुर में जो शर्मनाक घटनाएं हुई उसको लेकर वैसे भी विपक्ष के तेवर बहुत तल्ख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सिर्फ इसलिए नहीं कि विपक्ष राहुल जी ने ये मुद्दे उठाए हैं जी, ये मुद्दे हैं, पूरा देश इन पर चर्चा करता रहा है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो मुद्दे हैं उनका हल ढूंढने के लिए उनमें कहाँ गलतियाँ हुई हैं, क्या चीज़ है, निश्चित तौर पर यह होना चाहिए उनकी। लेकिन देखिए, मुझे जैसा मैंने कहा
कि मुझे ये नहीं पता है कि मोदी जी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि जितने मुद्दे कहे गए, देखिए अभी एक बात जो आपने ये पूछी थी कि क्या सदन में इस बहस को रोक करके करना चाहिए, जयशंकर जी ने बताया। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, सामान्य जब संसद चल रही हो तो उसके जो सामान्य प्रक्रिया है, अगर उस दौरान कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है तो स्थगन प्रस्ताव देके रोका जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा चल रही हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है इतने सालों में 60 साल 65 साल में जो मुझे याद है, अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि अभिभाषण पर चर्चा को रोक करके कोई और मुद्दा उठाया जाए। ये परंपरा रही है। ये तो 2 या 3 दिन की बात है, इसके बाद तो जो भी मुद्दे होंगे उस पर आप बात कीजिए। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोका जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि देश पे कोई आतंकवादी हमला हो जाए, कोई नेशनल प्रॉब्लम सिक्योरिटी आ जाए, क्या इस तरह का कोई ऐसा इशू, जो इशू है चाहे नीट का हो चाहे और भी जितने भी इशू हैं, ये काफी समय से चल रहे हैं। इनको ऐसा नहीं है कि तुरंत 2 दिन में रोक करके अगर बहस नहीं हुई तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं रामकृपाल जी, और राहुल गांधी ने तो एक तरीके से मुद्दों का पिटारा ही खोल दिया। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री कैसे इन सभी विषयों को अपने उत्तर में समाहित करते हैं इस पर चर्चा के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।